The Bangladeshi government has accused India of forcibly pushing foreign nationals across borders without following formal deportation procedure. 2 मई 2025 यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स सभी स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरीज के हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक स्पेशल टास्क फोर्स के गठन करने का आदेश देती है। स्पेशल टास्क फोर्स को यह मैंडेट दिया गया कि अगले 30 दिनों के अंदर जिले में मौजूद हर एक इलीगल माइग्रेंट को ढूंढ के उन्हें अपने देश म्यांमार या फिर बांग्लादेश में वापस भेजना। अहमदाबाद पुलिस ने 890 जितने अवैध बांग्लादेशियों को एवं सूरत पुलिस द्वारा 134 जैसे अवैध बांग्लादेशियों को पकड़ने में सफलता प्राप्त की। जैसा कि आप इस मैप में देख सकते हो, गवर्नमेंट डेटा के अकॉर्डिंग भारत के वेस्ट बंगाल, आसाम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र में हमें बहुत बड़ी संख्या में इलीगल माइग्रेंट्स देखने मिलते हैं। तो क्या गरीब बंदा है और हम लोग क्या बांग्ला में बात करते हैं इसलिए बांग्लादेशी है क्या? हम लोग बांग्ला में नहीं बात कर सकते हैं क्या? बांग्ला में बात करते हैं इसलिए हम लोग बांग्लादेश के हैं? हाँ? कई वेस्टर्न मीडिया आउटलेट्स ये प्रूव करने में लगे हुए हैं कि भारत में सिर्फ बंगाली मुस्लिम्स को टारगेट किया जा रहा है, उन्हीं को डिटेन करके बांग्लादेश भेजा जा रहा है। For more than a decade now, Prime Minister Narendra Modi's BJP government has systematically dehumanized Muslims, especially those of Bengali ethnicity. जहां फेंसिंग लगाने जाते हैं, सत्ताधारी पार्टी का कैडर आकर हुड़दंग करता है, धार्मिक नारे लगाता है। और मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि ये 450 किलोमीटर फेंसिंग रुकी है तो केवल और केवल बंगाल सरकार की दया की दृष्टि घुसपैठियों के पर जो है, इसके कारण। दिल्ली के शाहीन बाग में एक यूट्यूबर ने सिर्फ 5 मिनट वहां के लोगों को रैंडमली ये पूछा कि आप कहां से हो। जवाब एक ही था, बांग्लादेश से। शाहीन बाग में आप? हाँ। आप कहाँ? बांग्लादेश से। आप? बांग्लादेश से। तो आप कहाँ से? बांग्लादेश। कहाँ से आए हैं? बांग्लादेश से आए हुए हैं। सरकार, आप कहां से आए हुए हैं? बांग्लादेश। आज से 20 साल पहले 2005 में वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर थे बुद्धा देव भट्टाचार्य जी और उस वक्त अपोजिशन लीडर थी ममता बनर्जी। 4 अगस्त 2005 की बात है। ममता बनर्जी लोकसभा में पेपर के 2 सेट लेकर पहुंचती है, जिसमें वो वेस्ट बंगाल में मौजूद इलीगल माइग्रेंट्स को बेनकाब करना चाहती थी। उस वक्त लोकसभा के डिप्टी स्पीकर रंजीत सिंह अटवाल जी ने जब इस मुद्दे को डिस्कस करने से मना किया, तब उन पर ममता बनर्जी ने पेपर तक फाड़ के फेंके थे और इलीगल बांग्लादेशी माइग्रेंट्स के इस मुद्दे को देश के लिए डिजास्टर कहा था। लेकिन आज उन्हीं बांग्लादेशियों का बाहे फैलाए स्वागत किया जा रहा है। If it goes like this, goes on like this, don't you think it will create a civil war? Don't you think it will create a blood war? We oppose it strongly because the citizenship amendment bill first तो ये पहले बोलेगा आप विदेशी हो जाओ, फॉरेनर्स हो जाओ 6 इयर्स के लिए, उसको बाद ठीक करेगा किसको देगा सिटीजनशिप और किसको नहीं देगा। What the citizenship now in this country? Why दोबारा सिटीजन का जरूरत क्या है? सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे ये उठता है कि आज तक इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर पर पूरी तरह फेंसिंग क्यों नहीं की गई। बॉर्डर पर भारत की तरफ से बीएसएफ और बांग्लादेश की तरफ से बांग्लादेश राइफल सोल्जर तैनात होने के बावजूद वो कौन से तरीके हैं जिनकी वजह से बांग्लादेशी इलीगल माइग्रेंट्स इतनी बड़ी संख्या में भारत में घुसते हैं। आधार कार्ड उन्हीं को मिलता है जिनका बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन किया गया हो, लेकिन इन सभी इलीगल माइग्रेंट्स ने आखिर किस रास्ते से पूरे वेरिफिकेशन सिस्टम को बाईपास करके अपने खुद के आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी और राशन कार्ड तक बनवा रखे हैं। इन बांग्लादेशी माइग्रेंट्स की वजह से क्या भारत को सच में कोई नुकसान हो रहा है या फिर हमारे गुरुग्राम और बेंगलुरु जैसे शहरों का ब्लू कॉलर जॉब वर्कर सेक्शन इन्हीं की बदौलत चल रहा है? नमस्कार, मैं मोहित और आज की इस वीडियो में हम इन सभी सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे। भारत के इलीगल माइग्रेंट्स की पूरी कहानी जानने से पहले एक शॉर्ट में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी जानते हैं। 20 जनवरी 2025 की बात है। अमेरिका के नए प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप अपनी 47th प्रेसिडेंशियल शपथ लेते हैं। शपथ लेने के सिर्फ 1 घंटे के अंदर वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर नंबर 14159 साइन करते हैं, जिसका नाम था प्रोटेक्टिंग द अमेरिकन पीपल अगेंस्ट इन्वेजन। जैसा कि आप इस मैप में देख सकते हो, पैसिफिक ओशन से लेकर गल्फ ऑफ मेक्सिको तक लगभग 3146 किलोमीटर लंबी इंटरनेशनल बॉर्डर यूएस और मेक्सिको को अलग करती है। इसी बॉर्डर से अमेरिका में सबसे ज्यादा इलीगल माइग्रेंट सेंटर होते हैं। अमेरिका में 2021 से लेकर 2024 तक लगभग 8.72 मिलियन एनकाउंटर रिकॉर्ड किए गए हैं।
ट्रंप के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास करने के तुरंत बाद अमेरिका में 3 चीजें हुई। यूएस मेक्सिको बॉर्डर पर इमीडिएटली नेशनल इमरजेंसी लगाई गई, जिसकी वजह से बॉर्डर वॉल पर आर्म फोर्सेस का नंबर एकदम से बढ़ गया। बर्थ राइट सिटीजनशिप को हटाया गया। Ending birthright citizenship, which now comes to the fore. That was meant for the babies of slaves. It wasn't meant for people trying to scam the system and come into the country on a vacation. 14th अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग जिस भी बच्चे का जन्म अमेरिका में होता था वो ऑटोमेटिकली वहां का सिटीजन कंसिडर किया जाता था, जिसकी वजह से इलीगल माइग्रेंट्स और टेम्पररी वीजा होल्डर जानबूझकर डिलीवरी अमेरिका में जाकर लेते थे। उसे ट्रंप ने बर्खास्त किया। और थर्ड, अमेरिका के 1951 के रिफ्यूजी कन्वेंशन के अकॉर्डिंग अगर किसी इंसान की लाइफ या फिर आजादी अपने होम कंट्री में उसकी जाति, धर्म, राष्ट्रीयता और पॉलिटिकल ओपिनियन की वजह से अगर खतरे में है तो वह अमेरिका में असाइलम की मांग कर सकता था, फिर चाहे वो अमेरिका में इलीगल तरीके से ही क्यों ना घुसा हो। इस एक्ट को भी ट्रंप ने बर्खास्त किया। अगस्त 2025 तक लगभग 3 से 4 लाख इलीगल माइग्रेंट्स को अमेरिका से बाहर निकाला गया, जो अमेरिका के इतिहास में आज तक का सबसे बड़ा डिपोर्टेशन ड्राइव था। आपने न्यूज में सुना होगा कई इंडियन सिटीजन्स को प्लेन के जरिए भारत में छोड़ा गया था। तो आखिर ट्रंप ने इलेक्शन के तुरंत बाद इतना हार्ड डिसीजन क्यों लिया? ऐसी क्या दिक्कत हुई थी जिसकी वजह से नेशनल इमरजेंसी घोषित की गई? इसका जवाब आपको पूरी कहानी जानने के बाद पता चलेगा। तो दोस्तों, भारत में इलीगल माइग्रेंट्स की कहानी की शुरुआत होती है 1971 बांग्लादेश लिबरेशन वॉर के बाद। On the 13th of June 1971, an article called Genocide by Anthony Mascarenhas exposed the brutality of Pakistan's crackdown in East Pakistan. पाकिस्तानी आर्मी के जुल्म की वजह से ईस्ट पाकिस्तान से लाखों की संख्या में लोग भारत में आने लगे और हमारी तब की प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी से मदद की पुकार लगाने लगे। हमने उस वक्त मुक्ति बाहिनी की स्थापना करके बांग्लादेश को तो आजादी दे दी थी, लेकिन वहां से भारत में आए लोग अभी भी यही थे। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग उस वक्त 1 करोड़ बांग्लादेशी भारत में आए थे और प्रोमिनेंटली 1971 से ही वहां से लोग भारत में आकर बसने लगे। जैसा कि आप इस मैप में देख सकते हो, भारत के वेस्ट बंगाल, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 5 राज्य बांग्लादेश के साथ लगभग 4000 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करते हैं। इन राज्यों में से आसाम और वेस्ट बंगाल में सबसे ज्यादा इलीगल बांग्लादेशी माइग्रेंट देखे गए। इसी के साथ भारत के मुख्य शहर जैसे मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु, कोलकाता, हैदराबाद, वहां पे भी आपको बहुत बड़ी संख्या में बांग्लादेशी वर्कर लो स्किल जॉब करते हुए नजर आएंगे। 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग लगभग 20 लाख बांग्लादेशी भारत में हैं, लेकिन ये वो लोग हैं जिन्होंने खुद का बर्थ प्लेस बांग्लादेश डिक्लेयर किया है। इलीगली भारत में आए माइग्रेंट्स की अगर बात की जाए तो यूनियन मिनिस्टर किरण रिजिजू ने 2016 में राज्यसभा में दिखाए गए एक पेपर के अकॉर्डिंग 2 करोड़ से ज्यादा बांग्लादेशी भारत में है। दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि किसी दूसरे देश का नागरिक भारत का नागरिक नहीं बन सकता। उसके कुछ सेट्स रूल्स एंड रेगुलेशंस है, उसमें अगर कोई इंसान फिट बैठता है तो वो भारत का नागरिक जरूर बन सकता है। जैसे अगर किसी भी इंसान का जन्म 26 जनवरी 1950 से लेकर अभी 1 जुलाई 1987 के बीच भारत में हुआ हो तो वो ऑटोमेटिकली भारत का नागरिक बन जाता है, फिर चाहे उसके पेरेंट्स किसी भी देश के क्यों ना हो। अगर किसी का जन्म भारत में 1 जुलाई 1987 से लेकर अभी 3 दिसंबर 2004 के बीच हुआ हो और 2 में से एक पेरेंट भारतीय हो तो भी उस बच्चे को भारतीय नागरिक कहा जाएगा। कोई फॉरेनर अगर अपनी सभी पुरानी नागरिकता हटाकर भारत में 12 साल रहता है तो भी उसे भारतीय नागरिकता प्राप्त होती है। अभी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 के अकॉर्डिंग अगर कोई फॉरेनर 2014 से पहले भारत आया हो जो अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में माइनॉरिटी में हो, यानी हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी और क्रिश्चियन माइनॉरिटी में आता हो, इन सभी को नागरिकता मिलने के लिए 12 साल की लिमिट को घटाकर सिर्फ 6 साल कर दिया गया है। इन सभी नियमों को देखकर एक बात तो क्लियर है कि भारत माइग्रेशन के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं, लेकिन हम इलीगल माइग्रेशन के खिलाफ जरूर है। लेकिन इतनी बड़ी संख्या में इलीगल माइग्रेशन भारत में होता कैसे है? नंबर 1 और सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला तरीका है बॉर्डर क्रॉसिंग। इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर टोटल 4096 किलोमीटर की है, जिसमें से हर एक स्टेट के हिस्से में कितनी बॉर्डर आती है वो आप साइड में देख सकते हो। अब सिर्फ कुछ ही जगहों पे घुसपैठ क्यों ज्यादा होती है तो 4000 में से 2025 तक 3232 किलोमीटर बॉर्डर पर फिजिकल फेंसिंग की गई है। 864 किलोमीटर एरिया अभी भी अनफेंस्ड है, जिसमें से 174 किलोमीटर बॉर्डर पर तो फेंस लगा ही नहीं सकते क्योंकि वो बॉर्डर एरिया नदियों और पहाड़ों से होकर गुजरता है। भारत और बांग्लादेश, इन दोनों देशों के बहुत बड़ी संख्या में लोग बॉर्डर के पास रहते हैं। यहां तक कि हिली दिनाजपुर, अंगारपोटा, साउथ बेरुबारी, बोरोशुला जैसे छोटे छोटे गांव में से तो बीच से बॉर्डर क्रॉस
क्रॉस होती है, जिन्हें जीरो लाइन विलेजेस कहा जाता है। किसी के तो पूरे घर का ही आधा हिस्सा भारत में है और बचा हुआ बांग्लादेश में। अब एक सवाल आपके मन में आया होगा कि बॉर्डर को इस अतरंगी तरीके से क्यों ड्रॉ किया गया होगा। जुलाई 1947 की बात है। ब्रिटिश वाइसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन एक ब्रिटिश लॉयर साइरिल रेडक्लिफ को बंगाल बाउंड्री कमीशन का हेड बनाते हैं। रेडक्लिफ ने ना ही कभी भारत देखा था और ना ही कभी अपनी जिंदगी में मैप मेकिंग सीखी थी। इतने अद्भुत तजुर्बे के साथ उन्हें सिर्फ 5 हफ्तों का समय दिया गया बाउंड्री बनाने के लिए। और सबसे इंटरेस्टिंग, उनको बाउंड्री बनाने के लिए 1931 और 1941 के सेंसस के पुराने एडमिनिस्ट्रेटिव नक्शे दिए गए, जिसमें ना ही किसी तरह का फील्ड वर्क किया गया था और ना ही नेचुरल बैरियर को कंसिडर किया गया था। तो आखिर होना क्या था? रैंडमली एक जिगजैग लाइन को ड्रॉ किया गया जो किसी भी तरह से ज्योग्राफिक सिचुएशन का विचार नहीं करता। दोस्तों, यही मुख्य कारण है जिसकी वजह से हम आज तक भारत बांग्लादेश बॉर्डर की पूरी तरह फेंसिंग नहीं कर पाए। बॉर्डर से लगे सभी 5 राज्यों में से मुख्यतः वेस्ट बंगाल और आसाम से इलीगल माइग्रेंट्स भारत में एंटर होते हैं। एंट्री रूट से लेकर फेक डॉक्यूमेंट्स बनाने तक का पूरा काम किसी मिडलमैन के जरिए किया जाता है, जिसमें उसे बांग्लादेशी लोग 1000 से लेकर 3000 बांग्लादेशी टका देते हैं, जो बांग्लादेश की करेंसी है, जो भारतीय रुपए में अगर बात की जाए तो 800 रुपए से लेकर 2500 के बीच होता है। भारत में लाने के बाद उन्हें टेम्पररी सिम कार्ड, नकली आधार कार्ड, वोटर आईडी, पैन कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट, कास्ट डॉक्यूमेंट्स और पासपोर्ट तक नकली बनाकर दिए जाते हैं। इस तरह के नकली डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए वो जनताप्रिंट.साइट जैसी इलीगल वेबसाइट तक चला रहे थे, जिसे लास्ट ईयर दिसंबर में दिल्ली पुलिस ने एक्सपोज किया। इन सभी लोगों को भारत में लाकर बॉर्डर के पास नहीं रखा जाता, उन्हें नकली डॉक्यूमेंट्स के साथ ट्रेन के जरिए भारत के मुंबई, बेंगलोर, दिल्ली, कोलकाता जैसे शहरों में लो स्किल लेबर वर्क करने के लिए भेजा जाता है। भारत में इलीगल तरीके से रहने का दूसरा सबसे बड़ा कारण है वीजा पीरियड खत्म होने के बावजूद भारत में ही रुकना। दोस्तों, किसी भी देश में अगर आपको विजिट करना है तो वहां के ऑफिसर से आपको वीजा मिलना जरूरी होता है। वीजा मिलने के बाद भी उसका एक फिक्स ड्यूरेशन होता है, उसी पीरियड में आप उस देश में रह सकते हो। अगर एक दिन भी ज्यादा रुके तो उसे ओवरस्टे कहा जाता है, जिसकी विजिटर को एक भारी पेनल्टी लगती है और शायद फ्यूचर की सभी विजिट्स भी बैन की जा सकती है। बांग्लादेशी लोग भारत में इसी तरह का शॉर्ट टर्म बिजनेस, टूरिस्ट, स्टूडेंट और वर्क वीजा लेकर आते हैं और ड्यूरेशन खत्म होने के बावजूद वापस बांग्लादेश नहीं लौटते। बांग्लादेशी ओवरस्टे का 2017 से लेकर 2019 तक का डेटा हमारे पास है, जिसे राज्यसभा में प्रेजेंट किया गया था। उस डेटा के अकॉर्डिंग भारत में 2019 तक 1,10,000 बांग्लादेशी ओवरस्टे कर रहे थे, जिसका नंबर आज की तारीख में डेफिनेटली आपको ज्यादा ही मिलेगा, जिनका वीजा पीरियड खत्म हो चुका है और वो इलीगली भारत में ठहरे हुए हैं। बांग्लादेशियों का भारत में घुसपैठ करने का और यहाँ पे परमानेंट सिटीजनशिप हासिल करने का थर्ड और सबसे इंटरेस्टिंग तरीका है शाम मैरिजेस। क्या वाकई में बांग्लादेश से आ रहे कुछ घुसपैठिए आदिवासी लड़कियों को टारगेट कर रही हैं? थी आपको कि कैसे झारखंड के संथाल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठियों ने पूरी की पूरी डेमोग्राफी ही बदल दी है। झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ का मामला शांत होता नहीं दिख रहा है। तो जैसा कि आप देख सकते हो, भारत में यह है झारखंड राज्य, जो 5 विभागों में विभाजित है। संथाल परगना डिवीजन, नॉर्थ छोटा नागपुर डिवीजन, पलामू डिवीजन, साउथ छोटा नागपुर डिवीजन और कोल्हन डिवीजन। इन 5 डिवीजन में से प्रमुखता से संथाल परगना में एक अलग ही खेल चल रहा है। ये 3 अक्टूबर 2024 का आर्टिकल है, जिसमें बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेटर्स ने किस तरह से संथाल परगना की पूरी डेमोक्रेसी ही बदल डाली, उसके बारे में डिटेल बताया गया है। शेड्यूल्ड ट्राइब कमीशन की मेंबर आशा लकरा संथाल परगना के 6 जिलों में एक सर्वे कंडक्ट करती है, जिसका एक 32 पेजेस का रिपोर्ट प्रेसिडेंट, झारखंड के गवर्नर और यूनियन होम मिनिस्टर को सबमिट किया जाता है। उस रिपोर्ट में दिए गए फैक्ट्स को जान के आप लिटरली शॉक हो जाओगे। बांग्लादेशी लोग झारखंड के संथाल परगना में आकर वहां के गरीब आदिवासी लोगों को 5,000 रुपए तक का लोन देते थे, जिसका कुछ ही महीनों में कर्जा 50,000 तक भरना पड़ता था। अगर कर्जा नहीं चुका पाए तो कर्जा चुकाने के लिए बांग्लादेशी लोग आदिवासी बेटियों के साथ शादी की मांग रखते थे और उन्हीं के घर जमाई बन के रहते हैं। इतना करने के बावजूद भी वो सिर्फ यही नहीं रुकते, वो उस महिला से लोकल इलेक्शन लड़वाते हैं और इलेक्ट होकर आने के बाद खुद लोकल गवर्नमेंट चलाते हैं। दोस्तों, संथाल परगना में आपको ऐसे कई गांव नजर आएंगे जो बांग्लादेशियों ने आदिवासी लड़कियों के साथ शादी करके सेटल किए हैं, जिन्हें जमाई पाड़ा या फिर जमाई टोला कहा जाता है। दुल्हन जिहाद के अलावा झारखंड में कई जगहों पर जमाई जिहाद भी चल रहा है। इसके लिए साहिबगंज और पाकुड़ में कई जमाई टोले बने। सरगना की अगर बात करें, तमाम जो इलाके वहाँ पर जो वहाँ की भोली भाली लड़कियां हैं, सबसे पहले तो इन भोली भाली लड़कियों को अपने जाल में बिछाया। अब तक की कहानी जान के हमें एक बात तो समझ में आ चुकी है कि भारत में आज की तारीख में 2 करोड़ से ज्यादा इलीगल बांग्लादेशी मौजूद है, जो बड़ी सफाई से भारत में घुस के इलीगल डॉक्यूमेंट्स बना के भारत में ठहरे हुए हैं। रफिकुल, তুমি বাংলাদেশ থেকে এসছো কবে? 2 মাস।
তা 2 মাস থেকে আসার পর তোমার আধার কার্ড হয়ে গেছে। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे ये उठता है कि आखिर भारत जैसे 1.4 बिलियन आबादी वाले देश में सिर्फ 20 लाख बांग्लादेशी आ भी गए तो इतना क्या ज्यादा फर्क पड़ेगा? क्या हम सिर्फ 20 लाख लोगों को नहीं संभाल सकते? तो ऐसा सोचने वाले सभी लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, इलीगल माइग्रेशन की वजह से इंडियन गवर्नमेंट को बहुत बड़ी मात्रा में इनडायरेक्ट फाइनेंशियल बर्डन झेलना पड़ता है। सिर्फ एक राज्य का एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं। 2013 को असम में नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप यानी एनआरसी प्रोसेस को शुरू किया गया था ताकि इलीगल माइग्रेंट्स को पहचान के उन्हें बाहर निकाला जा सके, क्योंकि असम में बांग्लादेशी इलीगल माइग्रेंट्स के द्वारा लैंड ग्रैबिंग, वोटिंग लिस्ट में इलीगल नाम, फॉरेस्ट एरिया में अवैध अतिक्रमण और डेमोग्राफिक चेंज जैसे बहुत बड़े इंपैक्ट नजर आने लगे थे। गवर्नमेंट को सबके डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने के लिए 7 साल का समय लगा और फाइनली अगस्त 2019 को एनआरसी की फाइनल लिस्ट पब्लिश की गई, जिसमें असम के 31.1 मिलियन लोगों का समावेश था और 1.9 मिलियन लोग लिस्ट के बाहर थे। इलीगल माइग्रेंट्स को आइडेंटिफाई करने की इस पूरे प्रोसेस का खर्चा 1600 करोड़ था। ये उन लोगों के टैक्स का पैसा था जो भारत के नागरिक है और ये पैसा उन्हीं की भलाई के लिए इस्तेमाल किया जाना था जो वेस्ट हुआ इलीगल माइग्रेंट्स के पीछे। अगर इसी तरह की प्रोसेस पूरे देश में चलाई जाए तो टोटल खर्चा होगा 64,000 करोड़ यानी 640 बिलियन रुपए। इलीगल बांग्लादेशी माइग्रेंट्स भारत में घुसने के बाद वो सबसे पहले लो स्किल जॉब ढूंढता है, जिसमें कंस्ट्रक्शन वर्कर, कुक, क्लीनर, कचरा इकट्ठा करने वाले और गिग इकोनॉमी वर्कर जैसे जॉब्स आते हैं और इन सभी तरह के कामों को वो बहुत ही कम पैसों में करने के लिए राजी होते हैं, जिसकी वजह से यहाँ के जो लोकल कामगार है उन्हें काम मिलना बंद हो जाता है और बेरोजगारी बढ़ती जाती है। देश के रिसोर्सेज जिस पर उसी देश के लोगों का हक है उन्हीं को वो साधन नहीं मिल पाते। फिर भारत के लोगों का भी इतना ज्यादा टैक्स भरने का क्या फायदा, जिसका फायदा टैक्स पेयर को ना होके किसी तीसरे देश के इंसान को ही हो रहा है। हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल यानी वो लोग जो एक साल में 5 करोड़ रुपए से ज्यादा कमाते हैं। हिंदी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2024 में 4300 हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स भारत छोड़ के दूसरे देश शिफ्ट हुए, जो अपने साथ 12.9 बिलियन डॉलर लेके गए। 2023 में 5010 लोग भारत छोड़कर गए थे, जो अपने साथ अप्रोक्सीमेटली 15.3 बिलियन डॉलर लेके गए और अभी अगस्त 2025 तक लगभग 3500 लोग जा चुके हैं अप्रोक्सीमेटली 10.5 बिलियन डॉलर लेके। दोस्तों 1.4 बिलियन आबादी वाले देश में ये कुछ हजार लोगों का नंबर आपको जरूर छोटा लगेगा, लेकिन अगर ये लोग भारत में रुके होते तो ये पूरा पैसा अलग अलग बिजनेसेस, स्टॉक, रियल एस्टेट और स्टार्टअप में इस्तेमाल किया जाता, जिसकी वजह से भारत की इकोनॉमी बढ़ने में सहायता होती। लेकिन हम उन्हें भारत छोड़कर जाने से नहीं रोक पाए। इसके पीछे की वजह उन्हीं को पूछने पर पता चला कि देश छोड़ने की सिर्फ एक ही वजह है, बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ। और इसी बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ को अपने नागरिकों को देने के लिए ट्रंप ने इलेक्शन होने के अगले ही दिन अमेरिका के इतिहास में सबसे बड़ा डिपोर्टेशन ड्राइव लॉन्च किया, जो भारत सरकार भी अभी हमारे देश में चला रही है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम यही रुकते हैं। अगर वीडियो इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, साइड में दी गई हाइप की बटन प्रेस कीजिए ताकि इस वीडियो की रीच और ज्यादा बढ़े। भारत के फर्स्ट सीक्रेट न्यूक्लियर प्रोग्राम की इंटरेस्टिंग कहानी आप साइड में क्लिक करके देख सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।